एफएम पर मैं हूं आरजे विकास और आप सुन रहे हैं देवेंद्र पांडे द्वारा लिखी गई बाली एपिसोड 2। वह ट्रेंच कोट वाला व्यक्ति अब क्लब के भीतर प्रवेश कर चुका था। घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वह एक गलियारे में पहुंच चुका था, जहां क्लब मेंबर्स की चहल पहल थी। उन लोगों ने ट्रेंच कोट वाले में किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं जताई और ना ही उसकी वेशभूषा से किसी को कोई हैरानी हुई। क्लब के इस हिस्से में केवल विश्वसनीय सदस्यों का ही प्रवेश संभव था और कोई मौसम होता तो उसके पहनावे से वह एक बारगी सबकी आकर्षण का केंद्र बन जाता, किंतु सर्दियों में ऐसे कपड़े सामान्य थे। उस व्यक्ति को इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें हिकारत से एक नजर देखा और गलियारे की ओर बढ़ गया। गलियारे के फर्श से लेकर छत और दीवारें तक झक सफेद थी। सफेद लाइट्स की रोशनी से वह गलियारा दमक रहा था। गलियारा पार करते ही वह व्यक्ति आसपास का परिवेश देखकर चौंक पड़ा। वह गैलरी एक अरेना के समक्ष खुलती थी। वह एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा अरेना था, जिसके बीचों बीच एक रिंग बना हुआ था। ठीक वैसा ही रिंग जैसा रेसलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। रिंग के चारों ओर वृत्ताकार में दर्शक दीर्घा बनी हुई थी, जहां लगभग 500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी और इस समय दर्शक दीर्घा दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। चारों ओर शोर सा मचा हुआ था। कोट वाले व्यक्ति ने एक बार रिंग की ओर देखा, जहां दो पहलवान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे। एक योद्धा दूसरे योद्धा से डील डॉल में लगभग दुगना था। दर्शक दीर्घा में गजब का उत्साह था। दर्शक अपने पसंदीदा योद्धा का उत्साह वर्धन कर रहे थे, जो निसंदेह व विशालकाय व्यक्ति ही था। अचानक उस भीमकाय व्यक्ति ने अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटकनी दी और प्रतिद्वंदी ने पसलियां टूटने की आवाज के साथ मुंह से रक्त फेंक दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगता है ब्लड हाउंड फिर से विजेता बनेगा। रॉजर को भीषण पटकनी मिली है। आशा नहीं है कि वह पुनः उठ खड़ा होगा, लेकिन उसे खड़ा होना ही होगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी है ब्लड हाउंड, जो अब तक अपने 8 प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार चुका है। कहीं रॉजर उसका 9वां शिकार ना बन जाए। उद्घोषणा कक्ष से उद्घोषणा हो रही थी, जिसमें ब्लड हाउंड के गुण गाए जा रहे थे। कहते हैं मनुष्य कभी पशु हुआ करता था। अनर्गल, असत्य है ये कथन। मनुष्य कभी पशु नहीं हुआ करता था, अपितु मनुष्य आज भी पशु ही है। ट्रेंच कोट वाला व्यक्ति स्वयं से बड़बड़ा रहा था। मनुष्य के भीतर का पशु प्रत्येक क्षण अपनी पशुता का प्रदर्शन करने और बाहर आने को उत्सुक है। बस अपनी क्रूरता, पशुता, दरिंदगी, वहशियत और अपना जंगलीपन इस सफेद पोश चेहरे के पीछे और समाज की आड़ में दबा कर रखी हुई। उसे पशु कहना पशु का भी अपमान ही है। पशु तो अपनी आवश्यकताओं के लिए शिकार करता है, किंतु मनुष्य केवल अपने स्वार्थ, अपने आनंद और अपनी विकृति के लिए आखेट करता है। अपने मस्तिष्क में चलते विचारों को उसने कुछ क्षणों के लिए विराम दिया। दर्शक दीर्घा में शायद उसकी मनचाही वस्तु उसे दिख गई थी, जिसकी खोज में वह यहां आया था। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी। मनुष्य के जीवन का मूल्य केवल कुछ रुपयों में आंका जा सकता है। उसके जीवन को कुछ रुपयों के बदले खरीदा जा सकता है। किसी के जीवन को अपने मनोरंजन एवं क्रय विक्रय की वस्तु बना देने वाले इन्हीं पशुओं की खोज में मैं निकला। यह विचार करते हुए कोट वाले व्यक्ति ने रिंग में देखा। ब्लड हाउंड ने रॉजर की गर्दन दोनों हाथों से दबोच रखी थी। रॉजर छटपटा रहा था। प्रहार पर प्रहार किया जा रहा था, किंतु गर्दन जकड़ी होने के कारण उसकी श्वसन प्रणाली अवरुद्ध हो रही थी, जिस कारण उस पर थकान हावी होने लगी। उसकी देह शिथिल पड़ती जा रही थी। ब्लड हाउंड दम घोंटकर उसका जीवन समाप्त करने ही वाला था।
उसने एक बार दर्शकों की ओर देखा। वह जानता था उन्हें क्या पसंद है। यदि मैं चाहूं तो उस योद्धा को बचा सकता हूं, किंतु वह इस योग्य नहीं है कि उसकी चिंता की जाए। कोट वाले व्यक्ति के नेत्रों में एक ज्वाला सी दहक रही थी। किल हिम, किल हिम! दर्शकों से एक सम्मिलित शोर सा उठा। उनकी उत्तेजना बता रही थी कि यदि उनका बस चलता तो वे स्वयं रॉजर की बोटियां तक नोच लेते। ब्लड हाउंड ने मुस्कुराते हुए दर्शक दीर्घा के ऊपरी छोर पर स्थित केबिन की ओर देखा। वह एक पारदर्शी केबिन था, जहां सफेद सूट पहने, फ्रेंच कट दाढ़ी और किसी यूरोपियन नैन नक्श वाला व्यक्ति अपने शानदार सोफे में पसरा हुआ था। उसके आसपास काले सूट पहने कुछ सशस्त्र अंगरक्षक भी थे। वह माइकल था और यह क्लब उसकी मिल्कियत थी। उसकी नजरें हाउंड से मिली। हाउंड मानो आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहा था। माइकल ने अपना जाम उठाकर उसे मंजूरी दे दी और एक जोरदार आवाज के साथ ही हाउंड ने रॉजर की गर्दन उमेट दी। हड्डी टूटने की यह जोरदार आवाज रिंग के बाहर तक सुनी गई और इसी के साथ रॉजर की निष्प्राण देह जमीन पर आ गिरी और हाउंड किसी जानवर के भांति दोनों हाथों को उठाकर विजय घोष स्वरूप दहाड़ने लगा। और इसी के साथ हाउंड ने अपना 9वां मुकाबला भी जीत लिया है। हाउंड एक अविजित योद्धा बनकर उभरा है। उसने कुछ ही दिनों में अपनी खूंखार शैली और आक्रामकता से रेसलिंग में आतंक मचा दिया है। अफसोस के इस मुकाबले के पश्चात अब शायद ही कोई हाउंड से मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। रॉजर वह आखिरी योद्धा था जिसने हाउंड को चुनौती दी थी। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब हाउंड अकेले ही रिंग में खड़ा होकर बिना लड़े ही विजेता कहलाएगा, क्योंकि हाउंड को चुनौती देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। उद्घोषक के स्वर में कंपन और उत्तेजना स्पष्ट झलक रही थी। वह उत्तेजना से लगभग चीख रहा था। मैं चुनौती देता हूं हाउंड को। अचानक दर्शक दीर्घा में से एक स्वर उभरा। सबकी दृष्टि उस स्वर के उद्गम की ओर घूम गई, जिसमें माइकल की नजरें भी शामिल थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रॉजर का भयानक हश्र देखने के पश्चात भी कोई हाउंड को चुनौती दे सकता है। मैं लड़ूंगा हाउंड से, ट्रेंच कोट वाले ने दोबारा कहा। इस बार उसने पूर्ण शक्ति से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज मानो दहाड़ सी थी। अब वह सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दर्शक उसकी विभत्स मृत्यु की कल्पना करने लगे थे। उनकी आंखों के सामने एक और मनुष्य को तड़पकर मरते देखने का नजारा रोमांच बनकर दौड़ने लगा था। कोट वाले को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उसे किसी की परवाह थी। वह सधे हुए कदमों से रिंग की ओर बढ़ने लगा। आश्चर्य की बात है, कोई हाउंड से लड़ने की इच्छा रखता है। चलिए तो देर किस बात की, फिर से एक रोमांचक एक तरफा मुकाबला देखने के लिए तैयार हो जाएं। उद्घोषक ने कुटिल मुस्कान के साथ घोषणा की। देर मुझे भी पसंद नहीं। अपने ही विचारों में मग्न कोटधारी ने अपने कोट की जेब से भूरी रंगत का विचित्र सा एक कपड़ा निकाला, जो किसी प्रकार का नकाब था। हाउंड उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए गुर्रा रहा था। वह अपने प्रतिद्वंदी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, जो उसकी शैली थी। कोट वाला व्यक्ति उसकी गुर्राहट पर किंचित भी ध्यान नहीं दे रहा था और इसी के साथ एक छलांग के साथ ही वो रिंग के भीतर पहुंच गया। युद्ध कोट पहनकर नहीं हो सकता था। दर्शक दीर्घा में गजब का सन्नाटा था। माइकल की नजरें उस ओवरकोट धारी का चेहरा देखने को उत्सुक थी। उसकी आंखों की पुतलियां बिना पलके झपकाए उसी पर स्थित थी। ट्रेंच कोट वाले ने अपना सर झुकाकर हैट उतार दिया और फुर्ती से नकाब भी पहन लिया। उसने पूर्ण ख्याल रखा था कि कोई उसका चेहरा ना देखने पाए और वह इसमें सफल भी रहा।
अपना ट्रेंच कोट उतारकर रिंग के कोने में फेंक दिया। अब वह एक चुस्त पैंट और बनियान में खड़ा था। उसका गठीला शरीर कटाव में उससे दुगने हाउंड के शरीर की तुलना में अधिक आकर्षक लग रहा था। उसकी देह मानो चमक रही थी, भुजाएं फड़फड़ा रही थी। उसकी बाहें कम से कम 17 इंच का असाधारण व्यास लिए हुए थी। उसके सीने का व्यास भी किसी भी हालत में 55 इंच से कमतर नहीं था। यह उसके अति कसरती होने का प्रमाण था। इसके पश्चात भी वह भीमकाय हाउंड के मुकाबले लगभग आधा ही था। उसके चेहरे पर जो नकाब था उसमें आंखों के लिए कहीं कोई छेद नहीं था। नकाब के माथे से लेकर नाक और मुख को घेरे हुए एक गेरुआ त्रिपुंड बना हुआ था। 3 रेखाओं से बना वह त्रिपुंड जो साधु सन्यासी भस्म अथवा चंदन से अपने माथे अथवा बाहों पर बनाते हैं। उसका नकाब शायद भीतर से पारदर्शी एवं जालीदार था, जिस कारण वह आसानी से देख और श्वास ले सकता था। पशु को मारने के लिए पशु ही बनना पड़ता है, त्रिपुंडधारी स्वयं से बोला। ओह, तो हमारे नए योद्धा की पहचान उसका यह नकाब है, लेकिन अफसोस कि उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर तक नहीं मिल पाएगा। उद्घोषक की घोषणा में उत्साह और अति आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। माइकल ने उन्हें देखने के लिए बेचैनी से पहलू बदला। कौन है ये? मरने की बड़ी जल्दी है इसे? ब्लड हाउंड तो इसे मिनटों में पीस देगा। माइकल ने सिगरेट का कश लगाया। उसे उस नकाबपोश के विषय में जानने की तीव्र उत्सुकता हो रही थी। मुकाबला पूर्णतया एक तरफा था। त्रिपुंडधारी और हाउंड की नजरें आपस में मिली और इसी के साथ हाउंड और त्रिपुंडधारी एक दूसरे से भिड़ने के लिए दौड़ पड़े। दोनों की भीषण टक्कर हुई। पूरा रिंग मानो इस टक्कर से कांप सा गया। अनुमान के उलट इस टक्कर से हाउंड का दिमाग चकरा सा गया और वह रिंग में ही गिर पड़ा। इसी के साथ दर्शक दीर्घा में खामोशी छा गई। हैरानी की बात है, त्रिपुंडधारी की टक्कर से हाउंड गिर पड़ा और त्रिपुंडधारी अब भी अपनी जगह सही सलामत खड़ा है। उद्घोषक भी हैरान था। अब की बार हाउंड उठा और पहले की अपेक्षा तीव्र गति से दौड़ते हुए उसने त्रिपुंडधारी को कमर से पकड़कर उठा दिया और जबरदस्त शक्ति से पटक मारा। रिंग में मानो एक धमाका सा हुआ। दर्शकों में मानो रोमांच की एक लहर दौड़ गई और वो चित्कार कर उठे और हाउंड के नाम से जबरदस्त नारे लगाने लगे। निसंदेह हाउंड की जबरदस्त पटक से त्रिपुंडधारी की हड्डियां नाच उठी होंगी। लगता नहीं अब वो दोबारा उठ पाएगा, उद्घोषक ने टिप्पणी की। माइकल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सी आ गई, किंतु कुछ ही क्षणों के लिए, क्योंकि उसकी मुस्कान उस त्रिपुंडधारी को खड़ा होते देख हैरानी में परिवर्तित हो गई थी। यही हाल दर्शकों का भी था। मूर्ख, इन्हें लगता है कि इस भीमकाय हाउंड को चुनौती देकर मैंने भूल की है, किंतु उन्हें यह नहीं पता कि जीतने के लिए बड़ा शरीर होना महत्वपूर्ण नहीं है। त्रिपुंडधारी ने पुनः मोर्चा संभाल लिया और हाउंड की ओर देखा। उसे खड़ा होता देखकर क्रोध से हाउंड की कनपटियां सुर्ख हो गई। उसने अपनी पूर्ण शक्ति समेटकर तीव्र गति से जबरदस्त घूसा त्रिपुंडधारी के चेहरे की ओर लहराया। इस घूसे में उसकी सारी शक्ति थी। निसंदेह इस प्रहार को झेलना किसी भी हाल में उस त्रिपुंडधारी के बस की बात नहीं थी, किंतु आश्चर्यजनक रूप से त्रिपुंडधारी ने अपनी हथेली पर उसके शक्तिशाली घूसे को रोक लिया। एक क्षण में ही दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया और यह दृश्य देखकर माइकल की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने शक्तिशाली घूसे को हथेली पर झेले जाने के इस कृत्य से हाउंड अभी हैरान ही था कि अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए त्रिपुंडधारी ने एक शक्तिशाली ठोकर भी उसके मुंह पर जड़ दी। हाउंड के मुंह ने खून फेंक दिया और वह लड़खड़ा गया।
फिर क्या हुआ, कौन जीता, किसकी हुई मौत, जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहें पॉकेट एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं आरजे